सुदर्शन टीवी नहीं, मोदी जी ने पूरे किए हैं 8 साल। मोदी सरकार ने पूरे किए हैं 8 साल, इसीलिए बदल रहा है देश का हाल। नेशनल हेराल्ड का राहुल गांधी जी के पास बहुत है माल। नेशनल हेराल्ड का राहुल गांधी जी के पास बहुत है माल, वो नहीं फैला सकते मोदी जी पर जाल। तो इस 8 साल में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मुद्दे को लेकर ये सरकार काम कर रही है। 2014 में भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त करते हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई और ये सरकार विकास के लिए काम करती है। ये सरकार गरीब लोगों को न्याय देने के लिए काम करती है। ये सरकार मध्यम वर्गीयों के लिए काम करती है। ये सरकार व्यापारी लोगों के लिए काम करती है। ये सरकार जो लोग एम्प्लॉयमेंट देते उनके लिए काम करती है और ये सरकार मजदूरों के लिए काम करती है। तो मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हेलो, हाँ, इस मंत्रालय का मैं एमएस हूँ। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस पार्टी की स्थापना की थी उसी पार्टी से मैं हूँ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। वाटर रिसोर्सेज मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे, लॉ एंड जुडिशरी मिनिस्टर थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों के उद्धार के काम के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इरिगेशन को बढ़ावा देने की भूमिका रखी थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पावर निर्मित की भूमिका रखी थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लेबर के लिए बहुत सारे नए नए कानून बनाए थे। और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी को केंद्र के मंत्रिमंडल में कभी मौका नहीं मिला था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत बार दे दिया था धोखा। मुझे कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत बार दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दे दिया मंत्री पद का मौका। और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से मैं इस मंत्रिमंडल में आया हूँ। और मेरा मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, ओल्ड एज के लोग, अनाथ लोग, नशा करने वाले लोग, ऐसे सभी लोगों से मेरा मंत्रालय संबंधित है। मेरे मंत्रालय की पॉपुलेशन देखा जाए तो कम से कम 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय की है। और सभी वर्गों को सामाजिक न्याय देने की भूमिका मेरे मंत्रालय की है। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय। मेरा मंत्रालय जो है, मेरे मंत्रालय का इस साल का बजट 1,42,342 करोड़ का बजट है। दूसरे मंत्रालय के बजट की तुलना में मेरे मंत्रालय का अच्छा बजट है। और मेरे मंत्रालय के अंतर्गत स्कॉलरशिप की स्कीम चलती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट के लिए दी जाती है।
ओबीसी स्टूडेंट के लिए दी जाती है, सफाई मजदूरों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट कमीशन है, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत ओबीसी कमीशन है, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत सफाई मजदूर कमीशन है, और मेरा मंत्रालय जो काम करता है उसमें हमारी ओवरसीज स्कॉलरशिप है। हर साल में 100-125 स्टूडेंट को हम, शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट को हम बाहर भेजते हैं। मेरे मंत्रालय की एक वेंचर कैपिटल फंड के नाम की स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक हम 75% लोन देते हैं शेड्यूल कास्ट के नौजवानों को, ताकि वो अपनी फैक्ट्री शुरू करें, छोटा मोटा धंधा शुरू करें और अपनी आर्थिक प्रगति करें। इसी तरह का मेरा मंत्रालय वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से काम करता है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ओबीसी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, सफाई मजदूर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो ये कॉरपोरेशन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत चलता है और उसमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो जो प्रोजेक्ट होता है उसके मुताबिक मतलब उनको लोन दिया जाता है, उसका इंटरेस्ट भी कम रहता है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत ओल्ड एज होम की स्कीम है और पूरे राज्यों में हमारे मंत्रालय के बजट से हम ओल्ड एज होम देते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए आश्रम स्कूल होता है, रेसिडेंशियल स्कूल होता है। दूसरा, नशा करने वाले लोगों को नशा मुक्त करने के लिए मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नशा मुक्ति केंद्र हम एनजीओ को देते हैं। और उसके साथ साथ जो दिव्यांगजन लोग हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये दिव्यांगजनों को डिसेबल कहना ठीक नहीं, इसीलिए उनको दिव्यांगजन इनाम दिया है। उनकी फिजिकली तो डिसेबिलिटी होती है लेकिन मन से वो डिसेबल नहीं होते हैं और इसीलिए उनको दिव्यांगजन ये नाम दे दिया है। अभी तक कम से कम 21,59,000 इतने दिव्यांगजनों को हमने 8 साल में बहुत सारा साहित्य हमने बांटा है और उसके लिए हमने कई ज़िले में, हर स्टेट में एडीप कैंप हमने लिए हैं। एलिमको नाम की एक कंपनी कानपुर में है, उनके सहयोग से हम मतलब एडीप कैंप के माध्यम से दिव्यांगजनों को साहित्य बांटते हैं और उसके कैंप हर साल भर जगह जगह पर चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर नवसारी में एक बार हमने कैंप लिया था और उसमें कम से कम 15,000 से ज़्यादा लोगों को हमने साहित्य बांटा था और उसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। मतलब एक बार एक साथ इतने दिव्यांगजनों को साहित्य बांटने का वो प्रोग्राम था। तो इसी तरह मतलब दिव्यांगजनों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुगम्य भारत योजना, इस नाम की योजना बनाई है और इस योजना के अंतर्गत पेंशन है, उनको लोन देना है, स्किल ट्रेनिंग देना है। तो ये भी मतलब दिव्यांगजनों के लिए चलता है। दिव्यांगजनों के लिए कई स्कूल हम चलाते हैं, एनजीओ को भी हम स्कूल चलाने के लिए पैसा देते हैं। तो इसी तरह मतलब अलग अलग स्कीम के माध्यम से हम लोगों को मदद करते हैं। हमारे मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए हमारी कोशिश जारी रहती है। जो गरीब लोग हैं, ऐसे गरीब लोगों को आर्थिक
मजबूती करने के लिए, उनको आर्थिक मजबूत करने के लिए हम अलग अलग योजना के माध्यम से लोगों को मदद करते हैं और हमारा मंत्रालय सभी लोगों के लिए काम करता है। तो जो आपने मुझे बताया था कि भाई मेरा मंत्रालय क्या करता है, तो मेरा मंत्रालय माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर सभी वर्गों को न्याय देने के लिए हम काम करते रहते हैं, नई नई योजना बनाते हैं और सभी लोगों को न्याय देने के लिए हमारी कोशिश जारी है। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत रिजर्वेशन देने का एक निर्णय हमने लिया था। 10% रिजर्वेशन फॉर EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। उसमें ब्राह्मण कम्युनिटी और जो कम्युनिटी जो जात कास्ट SC ST OBC में आती नहीं, ऐसे सभी जातियों को इस 10% आरक्षण का फ़ायदा होता है शिक्षा में और नौकरियों में। ये भी निर्णय हमारे मंत्रालय ने लिया है। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत एट्रोसिटी एक्ट जो है, ये किसी पर अन्याय करने के लिए नहीं, मगर दलितों को न्याय देने के लिए, जो दलित पर अन्याय करते हैं उनको थोड़ा डर पैदा करने के लिए एट्रोसिटी एक्ट का उपयोग किया जाता है। जब दलित पर अत्याचार होता है, हमला होता है, तब एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाता है। लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं, इनके ऊपर इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, ये भी हम चिंता व्यक्त करते हैं। और जो लोग संबंधित होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो इसी तरह मतलब वो एक निर्णय मतलब हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम काम करते हैं। सफाई मजदूरों के लिए भी हम काम करते हैं। जो हाथ से मैला ढोने वाले जो सफाई मजदूर है, तो हाथ से मैला ढोने वाला जो एक काम है, ये काम बंद करने के लिए हमने एक कानून बनाया है। और इस कानून के दायरे में मतलब कोई भी हाथ से मैला नहीं ढोना चाहिए। इसी तरह की हमारी कोशिश जारी रहती है। और सफाई मजदूरों के लिए 40,000 रुपये हम उनको देते, छोटा कोई धंधा वगैरह करने के लिए, और वो पूरा उनके लिए मानधन होता है। तो ऐसी कई स्कीम हमारे मंत्रालय की है। तो और भी नई नई स्कीम बनाने की कोशिश हमारी है। तो बिल्कुल, आपने सुशासन के 8 साल के मौके पे इस प्रोग्राम का आयोजन है सुदर्शन कॉन्क्लेव का, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के MOS श्री रामदास अठावले जी हमारे साथ हैं। और उनसे सवाल पूछते या इंटरव्यू करते उससे पहले उन्होंने वो सारी बातें बता दी जो प्रश्न मुझे पूछना था। और मुझे लगता है कि जो प्रश्न दर्शकों के जहन में होगा, मन में होगा, वो सारी चीज़ें, सारी आशंकाएं आपने शुरुआत में ही बता दी। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मेरे जहन में हैं, और मुझे लगता है कि जो सुधी दर्शक हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो हमारे टेलीविज़न के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास प्रश्न भेज रहे हैं। उन प्रश्नों को भी हम आपसे पूछेंगे, उसका जवाब देना चाहेंगे। लेकिन हमारे साथ भगवंत खोबा जी भी बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि पहले शुरुआती 3 मिनट में वो अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने मंत्रालय के 8 साल के काम के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। सुदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी का 8 साल का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस मंत्र को लेकर को हर मंत्रालय के अंदर इस मूल मंत्र से ही हमने कामकाज कर रहे हैं। मेरा केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मंत्रालय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका डिपार्टमेंट फर्टिलाइज़र। आज देश के किसानों के लिए दुनिया भर में फर्टिलाइज़र का कीमत 4 दुगना 5 दुगना बढ़ने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के किसानों का कीमत बढ़ा करके बोझ नहीं होना चाहिए, इसी के लिए इस साल करीब 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी
भारत के किसानों को फर्टिलाइज़र के ऊपर देने के निर्णय किया है। करीब 2014 से लेकर के आज तक यदि अगर हम देखें तो 5.6 टाइम्स फर्टिलाइज़र की सब्सिडी बढ़ी है। उदाहरण के तौर पर यूरिया हमें ये एक बोरी 3,500 रुपये में भारत सरकार को खरीदती है, तो भारत के किसानों को 266 रुपीज़ में हमने भी किसानों को देते हैं। इसी के अलावा फार्मास्यूटिकल्स, जो जनौषधि केंद्र, आज देश में 8,700 जनौषधि केंद्र देश के जनता की सेवा कर रहे हैं। ये जनौषधि केंद्र में आम मेडिकल स्टोर से भी करीब 80-90% से कम कीमतों में करीब 1,550 दवाइयाँ इस जनऔषधि केंद्र से हम देश के गरीबों का सेवा में लगे हैं। कम से कम 15,000 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के पैसा इसमें बचा है। इसके साथ कई दवाओं का कीमत भी यही हमारे डिपार्टमेंट कम करती है। तो आपने देखा है कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स करीब 50 से 80% तक हमने माने प्रधानमंत्री जी का आग्रह के ऊपर कम किया है। तो ऐसा गरीबों का सेवा में हमारा फार्मास्यूटिकल्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसी के अलावा हमारा केमिकल्स और प्लास्टिक के अंदर देश के ज़रूरत के हिसाब से देश का आयात और निर्यात करने का काम भी हमारा डिपार्टमेंट करती है। तो आज देश के अंदर प्लास्टिक पार्क्स की स्थापना होने जा रही है ताकि भारत इंपोर्ट कम करे। होलिस्टिक रूप से देखा गया तो ये तीनों डिपार्टमेंट के अंदर देश के ज़रूरत के हिसाब से बहुत अच्छे काम कर रही है। और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 2014 से पहला केवल भारत के अंदर 2.5 गीगावाट की कैपेसिटी थी, तो आज सोलर के अंदर करीब 50 गीगावाट की हमने स्थापना की है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अगवा के अंदर 8 साल के अंदर भारत करीब 175 गीगावाट की न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की हमने जोड़ा है। तो आने वाला 2030 तक माननीय प्रधानमंत्री जी COP26 के अंदर जो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य दिया है 500 गीगावाट की, उस दिशा के अंदर हमारा डिपार्टमेंट उस दिशा के अंदर काम कर रहा है। इसी के साथ हाइड्रोजन मिशन इस साल की बजट में घोषणा की है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आशा आकांक्षा और भारत हाइड्रोजन एनर्जी के अंदर विश्व के लिए एक लीडर बने, तो उस दिशा में हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन के अंदर देश हमारे डिपार्टमेंट का 135 करोड़ जनता के सेवा एकदम समर्थ से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के हिसाब से हम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू भगवंत खुम्बा जी, रसायन, उर्वरक और रिन्यूएबल एनर्जी के राज्य मंत्री हैं, और रामदास अठावले जी भी हमारे साथ हैं। दोनों मंत्रियों ने बहुत ही अच्छी बातें करी, और सुशासन के 8 साल में मोदी सरकार ने दोनों मंत्रालयों में क्या किया है उन दोनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दोनों मंत्री जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छी बात करी। लेकिन अभी भी रामदास अठावले जी ने बहुत अच्छी बातें करी, बहुत सारी बातें कही जो लोगों को पता नहीं थी वो बातें भी कही। लेकिन
फिर भी जहन में एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है आपके मंत्रालय से कि आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, और जो सबसे ज़्यादा निशाने पे रहा है इस समाज में, जो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जिसका हुआ है इस समाज में, वो उस समाज का मंत्रालय का आप नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। एक सवाल लोग जानना चाहते हैं कि जो कन्वर्जन का रेट है, कन्वर्जन मैं धर्मांतरण की बात कर रहा हूँ, जो धर्मांतरण करने वाले जो लोग हैं हमारे देश में, जो धर्मांतरण करते हैं हमारे दलितों का, हमारे पिछड़े हुए लोगों का, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको मदद के नाम पे उनको मदद दे करके उनका कन्वर्जन करवाया जा रहा है, और काफ़ी बड़ी संख्या में ये चीज़ें हैं आ रही हैं। और ख़ास तौर पे अगर कोविड के दौरान ये चीज़ आप अगर देखें, जो लॉकडाउन के दौरान जो है बहुत सारे एजेंसियों ने जो टारगेटेड कन्वर्जन कराया है वो उसके बाद सामने में आया है। कन्वर्जन को लेकर के कानून बहुत सारे राज्य बना रहे हैं एंटी कन्वर्जन रोकने के लिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कन्वर्जन को रोकने के लिए तो कानून बनाया जा रहा है, लेकिन लोग कन्वर्ट ना हो इसके लिए कंससनेस, उसमें खुद से चेतना जगे, इसके लिए क्या सरकार कुछ कर रही है? क्या आपका मंत्रालय कुछ कर रहा है इसके लिए? अभी कन्वर्शन का जो विषय है, एक तो मतलब यहाँ कोई प्रलोभन देकर अगर कोई धर्मांतर करता है तो उसके लिए पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अगर खुद के मन से अगर कोई धर्मांतर करना चाहता है तो उसके लिए आज कोई मतलब कानूनी पाबंदी तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह दलित समाज का विषय है, बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ काम करते रहे, दलितों के लिए काम करते रहे, और मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के समाज को पानी पीने के लिए मिलता नहीं था, ऐसा नहीं है, उनको पानी पीने के लिए मिलता ही था, लेकिन गांव के कुएं पर उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, गांव के मंदिर में उनको जाने का मौका नहीं मिलता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाराष्ट्र के कोकण में महाड़ टाउन है, वहाँ 14 तालाब है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहाँ 1927 में एक सत्याग्रह किया था, और बाबा साहब का कहना था कि हम भी हिंदू हैं तो हमें इस तालाब पर पानी पीने का अधिकार है। तब वहाँ बहुत बड़ा पथराव हुआ, उसमें कई लोग जख्मी हो गए। वो बाबा साहब के पास गए और बाबा साहब को उन्होंने पूछा कि बाबा साहब हमको भी आदेश दीजिए, हम भी पत्थर का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। लेकिन बाबा साहब ने बताया कि अहिंसा करने से हिंसा बढ़ेगी। तो और वो आदमी की गलती नहीं, जिन्होंने पत्थर मारा है उनकी गलती नहीं है, कई सालों से उनके दिमाग में बिठाया है कि अछूत है, ये अनटचेबल है, बिल्कुल, और इसीलिए तुम्हारे ऊपर पथराव हुआ है, कुछ दिनों के बाद उनके ध्यान में आ जाएगा, लेकिन आप पत्थर का जवाब पत्थर से मत दीजिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया था। जी बिल्कुल। तो बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, तो बौद्ध धम्म तो अपने देश का ही है, लेकिन जिस तरह आपने सवाल पूछा है कि धर्मांतर अगर कोई दबाव से करता है, कोई पैसा देकर करता है, कोई प्रलोभन देकर करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। आजकल मैं दूसरी बार बाबा साहब जी ने लिखा हुआ पुस्तक जो पाकिस्तान के विभाजन पर लिखा गया है उसको पढ़ रहा हूँ और उसको कोट भी कर रहा हूँ, और आजकल समाज में बहुत लोग उसका दोबारा उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के एक बड़े दलित नेता हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज भी पुनः विभाजन के समय में जो जय भीम और जय मीम का नारा दिया जाता था, वो ओवैसी जैसे दलों के द्वारा या अन्य मुस्लिम दलों के द्वारा हमारे दलित भाई को प्रलोभित करके, या कुछ लोग स्वार्थ के लिए भी क्यों ना हो, फिर दोबारा उसी प्रयोग पे जा रहे हैं और दोबारा फिर नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में आपके जैसे एक बड़े दलित नेता ने ये जय भीम और जय मीम में क्या सच्चाई है, कितना धोखा है, कितना खतरा है, इस पर भी बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि जय भीम का नारा तो हम देते हैं, लेकिन जय मीम का जो नारा है, तो ये जय मीम का नारा जिस तरह ओवैसी देते हैं,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी पार्टी और मेरे साथ जो दलित समाज के लोग हैं, सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग मेरे साथ है, और वो सब मोदी जी का समर्थन करते हैं, वो सब बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो ओवैसी की भूमिका का हम नहीं समर्थन करते हैं, और ऐसा जय भीम और जय मीम नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आज भी अगर दलितों पर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती है वो हिंदू के द्वारा नहीं होती है। मतलब दलित कोई हम अलग तो मानते नहीं, एक ही है, बुद्ध भी एक है या सिख भी हम एक मानते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के द्वारा होने वाली जो एट्रोसिटीज़ है उसकी चर्चा उतनी दलित नेता नहीं करते जितनी करनी चाहिए। नहीं, एट्रोसिटी जब होती है तब उसकी चर्चा होती है। अभी एक तो आपने जो बताया कि वो मुस्लिम समाज की तरफ से भी कुछ जगह पर एट्रोसिटी होती है, लेकिन ज़्यादा एट्रोसिटीज हिंदू मतलब हिंदू ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन जो सवर्ण समाज होता है, सवर्ण समाज से ज़्यादा एट्रोसिटी होती है। अभी मेरे मंत्रालय के अंतर्गत एट्रोसिटी एक्ट है, और समाज में काफ़ी बदल हो रहा है। आप तो मतलब मैं नहीं देना चाहता हूँ आपको आह्वान। हाँ। मैं नहीं देना चाहता हूँ आपको आह्वान, क्योंकि आपका नाम है सुरेश चौहान। और हमें बढ़ानी है भारत की शान, हमें बढ़ानी है भारत की शान, इसलिए सारे देश का है नरेंद्र मोदी जी की तरफ ध्यान। तो मतलब है, तो इसलिए आपने बताया कि हम सब लोग कास्टिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, और कानून से कास्टिज्म को ख़त्म कर दिया है, लेकिन थोड़े थोड़े अत्याचार होते भी हैं। मतलब आज दलित पर जिस तरह सुरेश चौहान जी की जात अलग है, मेरी जात अलग है, वो हमारे महाराष्ट्र के हैं, हम सब लोग अलग अलग जाति के हैं, तो काफ़ी बदलाव हो रहा है। लेकिन दलित पर अत्याचार होते ही बात अच्छी नहीं है, उसको रोकने के लिए हम सब लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, मैं जानबूझ के इस मुद्दे पे थोड़ा ज़्यादा बोलना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि इसमें असली खबरें कम आती हैं। आप महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे आप जनप्रतिनिधि है, उस बॉर्डर पे भी, इधर राजस्थान की तरफ भी और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में भी ऐसी खबरों का हमने ट्रेस किया कि दलित को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया। बहुत खबरें आई, चैनलों ने चलाई, किसी ने फैक्ट चेक नहीं किया। जब हमने वहाँ जाके देखा तो ये फैक्ट नहीं था, बल्कि ऐसे सच्चाई ज़मीन पर ज़्यादा है कि ठाकुर ने ही दलित को घोड़ी पे बिठाया और पूरे गांव में दूल्हे को लेकर घुमा। ये ज़्यादा सच्चाई है, ज़मीन पर होता ये ज़्यादा है, लेकिन एक नैरेटिव बनाने के लिए एक झूठ फैलाया जाता है। सांसद जी मेरे से, मंत्री जी सहमत होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा झूठ फैलाना अच्छी बात नहीं है। जो हमने बोला कि अभी मैं दलित समाज से मैं हूँ, और मैं जब महाराष्ट्र में काम करता हूँ अभी भी, तो मुझे गांव के हर मंदिर में ले जाते हैं। गांव के मंदिर का जो सभा मंडप होता है, वहाँ मेरा तो सम्मान किया जाता है, मुझे मंदिर के पास लिया जाता है। मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन मैं सर्वधर्म संभाव को मानने वाला हूँ, और हर धर्म का आदर करने की मेरी भूमिका है। तो इसी तरह मतलब समाज में काफ़ी बदल भी हो रहा है। दलित समाज को सपोर्ट करने वाले काफ़ी लोग भी अपने साथ है। यही संदेश जाना चाहिए। हाँ, हाँ जी, पिछले 8 वर्षों में मैं कुंभा जी के पास आना चाहूँगा। पिछले 8 वर्षों में जो काम मोदी सरकार ने आपके मंत्रालय में खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी के दिशा में जो किया है वो सबको आपने बताया। मैं दर्शक की तरफ से और अपनी तरफ से ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले 8 वर्षों में या आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी जो कि आने वाले वक्त की ज़रूरत है, हमारी और आपकी सबकी ज़रूरत है, इसमें क्या योजनाएं सरकार की तरफ से जो आप ले करके आ रहे हैं? 2030 तक 50% न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एनर्जी रहेगी। इसमें से ज़्यादा विंड रहेगा, सोलर रहेगी, बायोमास की रहेगी, और विशेष करके जो इस साल मैंने पहले भी बताया,
हाइड्रोजन मिशन, ये नया क्षेत्र है और इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी है। और विशेष करके ग्रीन हाइड्रोजन, भारत एक ऐसा देश है कि सबसे ज़्यादा सोलार की संभावना भारत में है। और हाइड्रोजन बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, तो वो सोलर एनर्जी से हम लोग उसको जब बनाएंगे तो उस ग्रीन हाइड्रोजन, इसको हम लोग रिफाइनरी के अंदर, फर्टिलाइज़र के अंदर, स्टील के अंदर और हेवी मोबिलिटी के अंदर और शिप के अंदर, इसको अगर हम लोग उपयोगिता करें तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का 2070 तक जो कार्बन नेट जीरो के जो लक्ष्य है, उस दिशा में हम लोग 1 बिलियन यूनिट से ज़्यादा डीकार्बनाइजेशन 2030 तक करने का हमारा लक्ष्य है। तो आने वाला ये 8 साल के अंदर सोलर की 300 गीगावाट का प्लांट लगना चाहिए। तो उसी के साथ में हम लोग, भारत सरकार ऑलरेडी हमने पॉलिसी लाई है कि हाई एफिशिएंसी पीवी मॉड्यूल्स भारत के अंदर ही उत्पादन हो, वेफर, सेल, मॉड्यूल्स, सारे के सारे चीज़ें। तो भारत सरकार आज 4500 करोड़ का PLI स्कीम ला करके देश के अंदर उत्पादन करने वालों के लिए ऑलरेडी हमने उनको LOI दे दिया है। और इस साल की बजट में 19,500 करोड़ रुपया की आने वाले दिनों में, जो आज के दिन में हमारे पास 9 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो 4 या 5 साल के अंदर 50 गीगावाट की इस हाई एफिशिएंसी PV मॉडल का उत्पादन भारत के अंदर बने, ताकि हम लोग 2030 तक भारत में बने हुए इंडिजिनियस प्रोडक्शन से बने हुए PV मॉडल ही यहाँ से उत्पादन सोलर के अंदर करें। तो मंत्रालय की ओर से जो बताना था जो है वो बता दिया है मंत्रालय। अगर अब अगला सेशन है क्वेश्चन आंसर का, अगर कोई दर्शक कुछ पूछना चाहते हैं हमारे दोनों मंत्रियों से, तो वो हाथ उठा करके सवाल पूछ सकते हैं। माइक दें इनको। अपना नाम पहले बताएं, उसके बाद सवाल। नमस्कार। नमस्कार। मेरा निवेदन माननीय अठावले जी से है और प्रश्न भी है। हम देश में समानता देखते हैं, चाहते हैं और करते भी हैं, करना भी चाहते हैं। अगर नहीं तो मेरा निवेदन एक शब्द के ऊपर है कि दलित शब्द बार बार एक समाज के लिए प्रयोग किया जाता है। वो हमारे संविधान में और हमारे कहीं से हमसे या हम उनसे अधिक नहीं है या हम उनसे कम नहीं, सब बराबर है। ये दलित शब्द के प्रयोग से ही कितना बड़ा विभाजन एक खड़ा होता है। मेरा निवेदन ये है, ये शब्द का प्रयोग कब बंद होगा? 2018 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि सरकारी कार्यों में और मीडिया में भी समाज के लिए दलित शब्द का प्रयोग बंद किया जाए। 4 सितंबर 2018 का न्यूज़ है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मीडिया को सबको एक एडवाइजरी दी कि दलित शब्द का प्रयोग बंद किया जाए। लेकिन हमारी सरकार और माननीय मंत्री जी भी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरी प्रार्थना है और मेरा निवेदन भी है, या तो एक अच्छा प्रेमजनक सम्मानजनक शब्द, नया शब्द, अगर नया भी शब्द है उसका विचार किया जाए। जैसे भी आपने कहा कि विकलांग को दिव्यांग कहा गया, हमने उनको हम तो मतलब मेरा निवेदन ये है कि दलित शब्द से एक विभाजन की भावना बढ़ती जाती है और ये शास्त्रों में शब्द भी नहीं है। मैं इस पे और बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं। तो मेरा निवेदन ये नहीं कि आप सबसे बढ़िया व्यक्ति हैं, मेरा निवेदन है इस पे अगर विचार करें कि इस शब्द का प्रयोग बंद किया जाए। हाँ नहीं, मतलब आपका सवाल अच्छा सवाल है कि दलित शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं, सभी नेता यही चाहते हैं कि जाति व्यवस्था का खत्म हो और दलित ना रहे, सब लोग मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाइए। लेकिन दलित शब्द ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब दलित शब्द ऐसा ही उपयोग में लाया जाता है। लेकिन शेड्यूल का जो आपने बोला कि कोर्ट ने भी जजमेंट ऐसा दिया है,
तो दलित शब्द का उच्चार मतलब सरकारी कामकाजों में नहीं करना है। अभी बोलने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन सरकारी इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऐसा ही बोलते हैं। तो आपने जो इच्छा व्यक्त की है उसके लिए और भी समाज में कहीं से एकता पैदा हो सकती है। समाज में 90% लोग दलित के बाजू में है। अभी गांव में अगर कोई अत्याचार भी होता है तो गांव के आधे से ज़्यादा लोग ये दलित के बाजू में होते हैं। जिन्होंने अत्याचार किया उनके खिलाफ वो बोलते हैं कि भाई इन्होंने अच्छा नहीं किया है। तो पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जब सातारा के स्कूल में पढ़ते थे, उनके पिताजी रामजी सूबेदार रामजी अम्बेडकर सातारा में थे, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल के अंदर नहीं बैठ सकते थे। स्कूल के बाहर बैठकर उन्होंने पढ़ाई की है। तो अनटचेबिलिटी तब काफ़ी थी। लेकिन आज तो हम सब लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं। इंटरकास्ट मैरिज एक साल में कम से कम 1.25 लाख से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। बच्चे जब पढ़ाई के लिए जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको अपनी जात भी मालूम होती नहीं है, उनकी दोस्ती होती है, शादी करते हैं। तो इसी तरह शादी मतलब इसी तरह समाज में काफ़ी बदल हो रहा है। लेकिन और भी ज़्यादा बदल हो, और आपने जो बोला कि दलित शब्द नहीं होना चाहिए, तो ऐसा वातावरण तैयार हो कि हम सब लोग एक हैं, या जाति का विषय नहीं है। तो मतलब इसीलिए दलित शब्द तो कोई ऑफिशियल नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, नहीं अपनी कोशिश अपनी है, सबकी कोशिश है। क्रॉस क्वेश्चन ना करें प्लीज़। हाँ, मैं माननीय पेट्रोल मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। मंत्री जी, अभी आपसे पहले माननीय गडकरी जी यहाँ आए थे। मेरा कहना है कि जो 56 खाड़ी के देश हैं, हमारा सारा जो पेट्रोल डीजल का वो जो स्रोत है, तो 10 लाख करोड़ रुपए हर साल हमारा जाता है। और वो भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं जो भी आतंकवादी घटनाएं हो या उनका कहीं ना कहीं वह समर्थन करते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि जो भारतीय गाय का बछड़ा यानी बैल है, बैल ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है। 2 बैल की जोड़ी 5 हॉर्स पावर की मोटर के बराबर काम करती है। वो कुएं से पानी निकाल सकती है, भाई चारा काट सकती है, बिजली बनाती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भारत की ऊर्जा का जो अरब देशों पर और एकदम खुलकर जो मुस्लिम देशों पर जो हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म कराएं। और कुछ ऐसे जो अभी माननीय गडकरी जी इतने सारे जवाब दे के गए थे, इथनॉल मिथनॉल इतना बड़ा बोल के जैसे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बोल रहे हों। तो आपका डिपार्टमेंट इससे, हम ये चाहते हैं कि उन देशों से डीजल पेट्रोल बिल्कुल बंद हो जाए। तो आप इसमें कोई सारगर्भित योजना, और बैल का जो मेरा निवेदन है, अगर हम बैलों से खेती, ये जो इसका अगर प्रचार प्रसार आपका जो डिपार्टमेंट है वो इस पर सब्सिडी दे कि जो किसान बैलों से खेती करेगा, बैलों से पानी निकालेगा, बैलों से चारा काटेगा, और अब तो इससे बैलों से बिजली भी बनने लग गई है। तो ये बहुत निश्चित रूप में हाइड्रोजन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सारे एनर्जी आने वाले दिनों में ये जो पेट्रोलियम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको जीरो करके आत्मनिर्भर होने का ही हमारा लक्ष्य है। हाइड्रोजन यदि हम लोग अभी प्रारंभ किया 2024-25 के अंदर, तो जितने भी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के लिए जो अमोनिया चाहिए, तो हमारा देश में उस अमोनिया के उत्पादन से इंपोर्ट कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल भारत सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है। तो आज के दिन में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, और अभी बसेस भी चालू हुई है। तो आने वाले 7-8 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल उत्पादन हो तो निश्चित रूप में डीजल और पेट्रोल के अंदर इंपोर्ट कम हो जाएगी। यह भारत सरकार की लक्ष्य है, उसी लक्ष्य के अंदर हम काम कर रहे हैं। और जो आपने किसानों के लिए जो 2 बैलों की जो भी एनर्जी वगैरह होती है, तो आपने बताया है, निश्चित रूप से हमारा भारत सरकार की कृषि मंत्रालय
परंपरागत कृषि के रूप में ये सारे किसानों का जो जानवरों की जो भी एनर्जी प्रोड्यूस वगैरह होती है, तो इसका माध्यम से हमारा भारत सरकार की कृषि मंत्री वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं एक सवाल श्री आठवाले साहब से पूछना चाह रहा था। आज से 7-8 साल पहले हम और आप लद्दाख में साथ में थे, स्वामी संगसेना जी के यहाँ, बाबा रामदेव भी साथ में थे। तो मेरा एक निवेदन है, वो बहुत बड़ा बुद्ध सम्मेलन था, 40 देशों के बौद्ध लोग वहाँ पर आए हुए थे, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण जी और भिक्षु संगसेना जी साथ में थे। तो मेरा आठवाले साहब ये निवेदन है कि हर हिंदू के घर में आज आप जाना, दिल्ली के किसी घर में जाओ, उसके घर में हम जाते ही भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है, बहुत अच्छी सुंदर सी मूर्ति लगी हुई है। हर हिंदू भगवान बुद्ध का बहुत सम्मान करता है और उनको बहुत ही प्रेम करता है। आप दिल्ली के किसी भी बड़े से बड़े पैसे वाले घर में जाओ, बहुत बड़ी बड़ी कोठी होगी, भगवान बुद्ध की सबसे ज़्यादा आगे जाके वो है। तो मेरा निवेदन ये है कि हम भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का उनका अवतार मानते हैं, सनातन की वो हैं। तो बौद्ध धर्म भी एक ही हिंदू धर्म है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। और सारा हिंदू, पूरा सनातनी, आप किसी भी घर में चले जाना, संविधान भी कहता है। तो आप यही संदेश जो प्रेम का है, शांति का, उनके पहुंचाएं। हाँ, तो मतलब जब हम पंथी संघ सेना जी ने अपने को बुलाया था लेह में, लद्दाख में, और वहाँ हर साल मतलब वहाँ भिक्षु संघ सेना जी बुलाते। अभी 21 तारीख को मुझे बुलाया था वहाँ, लेकिन मैं पीएमओ से मुझे प्रोग्राम आया है कुशीनगर का, योगा डे का। तो आप भी उधर आए थे, बाबा रामदेव जी भी उधर आए थे, और बहुत सारे लोगों को भी बुलाते हैं। तो बौद्ध धर्म ये शांति का संदेश देने वाला है, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी उसको स्वीकारा है। और एक बात सही, हम भी जो आपने बात बताई है कि बहुत सारे हिंदू समाज के एक्टिविस्ट के घर में, बहुत सारे लोगों के घर में बुद्ध की मूर्ति नज़र आती है। किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहाँ बुद्ध की मूर्ति नज़र आती है। तो एक शांति का संदेश है, मतलब पूरी। इसीलिए मतलब हम तो, आप लोग बुद्ध का आदर करते हैं और हम भी हिंदू समाज का आदर करते हैं। हिंदू और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ना है। तो जो शांति बल्कि है, मैं तो भाईचारा, उसको आपकी तरफ से मैं नरेश जी को और सब लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी कारगिल में बुद्ध विहार का विरोध हो रहा है। कारगिल में बुद्ध विहार, बुद्ध मंदिर बनाने नहीं दे रहे हैं। कारगिल के जो मुसलमान हैं उन्होंने कहा कि हम बौद्ध का मंदिर नहीं बनाने देंगे। तो कारगिल में, तो वहाँ पर आठवली जो है, हम दोनों जाएंगे एक साथ में। जाएंगे, ठीक है, जाएंगे और बुद्ध मंदिर बनाकर ही आएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद। और समय की कमी है और अगले जो हमारे मेहमान हैं वो आ चुके हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो एक शशांक जी पीछे से बार बार हाथ उठा रहे हैं। एक आपके 2 सवाल केवल ले लेता हूँ। हाँ, तो एक पीछे से वो ले रहे हैं या जी, आखिरी सवाल है क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। धन्यवाद मुकेश जी। सर मेरा नाम शशांक झा अब है। सवाल पूछो एक। मैं एक ही सवाल है सर। नहीं, सवाल पूछो एक, लेकिन वो होना चाहिए नेक। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही है तो बिल्कुल उनके संविधान की भी बात होगी। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बार बार होती है और सोशल मीडिया पे भी आजकल चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उसका मसौदा क्या होगा। तो क्या सरकार उस पर विचार कर रही है? ये छोटा सा एक सवाल था मेरा। नहीं, क्या मैं समझा नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, सरकार मतलब अभी कुछ राज्यों में कॉमन सिविल कोड आ रहा है, कानून भी बन रहा है, और समान नागरिक कायदा होना चाहिए। इसी तरह की भूमिका बहुत सारे लोगों की है, और इसका मुस्लिम समाज ने भी ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भाई वो कानून हमारे विरोध में है। वो कानून सबके लिए है और उससे अपने देश का भला हो सकता है, इसीलिए वो कानून होना चाहिए। सर बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। हम प्रोग्राम सर, अगले एक मेहमान क्वेश्चन आकर के बैठे हुए हैं। प्लीज़ अब अगले जो मेहमान आएंगे उनसे पूछेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए भगवंत खुबा जी और रामदास अठावले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं हमारे प्रोग्राम में।
नव्हते मागच्या